आवाज है ना? एट मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज पहले जो कल मैंने लास्ट क्लास में मूल अधिकार बताया था, तो फंडामेंटल राइट के बारे में जो सवाल हो आप पूछ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। तो जो भी आपके सवाल हो धार्मिक अधिकार के बारे में, वो जरा पूछ लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बताया था धार्मिक अधिकार पे। तो जो सवाल हो, क्योंकि आपको याद होगा सेकुलरिज्म की बात तो मैंने प्रेम्बल बता दी थी, हाँ बच्चों बस सवाल पूछो, जो 25 से 28 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। अब किसी बच्चे ने पूछा ऑफलाइन जल्दी चालू हो जाएगा बच्चों, अभी थोड़ा सा वो गवर्नमेंट कुछ सीलिंग ऑफ फायर का कुछ मामला है, वो सब हो रहे हैं, तो अब ऑनलाइन क्लास अब समझ लो कि मजबूरी में लेनी पड़ रही है हमें, तो जैसे होगा हम शुरू कर देंगे। किसी व्यक्ति ने कहा है अच्छा कि क्या धर्म परिवर्तन करना मूल अधिकार है? तो बच्चों देखो, धर्म परिवर्तन करना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन 3 आधारों पे नहीं, यानी फ्रॉड, फोर्स, एलियरमेंट, यानी बल और लाभ और धोखे के आधार पर हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। ये कुछ राज्य की विधानसभाओं ने ऐसा लिखा है। अच्छा, बच्चों ने कहा लिखवा दो ना। अरे बच्चों चिंता मत करो, ऑफलाइन क्लास आएगी सब लिखवा देंगे। तो अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर दोबारा 25 से 28 बता दो। अरे मेरे पुत्र, एक बार क्लास तो वीडियो फिर देख लेना, अगर ऐसे ऐसे सब दोबारा करोगे फिर तो क्लास ही पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, बच्चों ने पूछा भाई ऑफलाइन चल जाएगी, चिंता मत करो यार, ये फंडामेंटल राइट है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, अब जल्दी ऑफलाइन क्लास चल जाएगी, सारा मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। सर नोट्स कैसे बनाए? अरे भाई देखो, ऑफलाइन में जब मैं लिखवाता था जैसे आप नोट्स बनाते थे वैसे इधर ही बना लोगे। तो जो बातें मैं, किसी बच्चे ने पूछा आर्टिकल 25 क्लॉज 2 फिर से बता दीजिए। देखो बच्चों, क्लॉज आर्टिकल 2 ऑफ 25 क्या है? उसमें रिस्ट्रिक्शन है। क्लॉज 2 आप देखो, पहला तो क्लॉज 1 में ही रिस्ट्रिक्शन है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये रिस्ट्रिक्शन पहला है। दूसरा क्लॉज 2 में है, आप देखोगे क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन है कि यानी वित्तीय, धार्मिक, वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य पंथ निरपेक्ष विषयों में राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और हिंदू धर्म के सभी वर्ग के मंदिरों के लिए प्रवेश किया जाएगा, हिंदू धर्म के सभी लोगों के लिए प्रवेश किया जाएगा। तो क्लॉज 2 में बाकायदा रिस्ट्रिक्शन है। किसी बच्चे के मूल तत्व और गौण तत्व में, अरे मेरे बच्चे देखो, हमारे पास देखो यही उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है। मूल तत्व क्या है और गौण तत्व क्या है? मूल तत्व क्या है और गौण तत्व क्या है? अरे भाई उच्चतम न्यायालय कहना है, देखो मूल तत्व का मतलब है जो आस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है। देखो कर्मकांड, भाई धर्म के दो ही पक्ष होते हैं बच्चों। एक तो धर्म का पार्ट क्या होता है कि कर्मकांड का पार्ट होता है, एक धर्म का पार्ट आस्था का पार्ट होता है। तो जो रिचुअल्स होते हैं कर्मकांड होते हैं, गौण तत्व होते हैं, जो अपने आप में आस्था का विषय है, ये मूल तत्व है। लेकिन कई बार इसी बात पर लोग आपत्ति करते हैं, भाई गौण तत्व कैसे, मूल तत्व कैसे? तो कई कैसे उच्चतम न्यायालय डिवीजन कर सकता है, ये तो धर्माधिकारी बताएगा। लेकिन बच्चों ये तो आप देख सकते हो भाई, अब देखो, अब ये कहना कि महिलाओं का अधिकार कोई धर्म छीनता है, तो ये तो धर्म की सही व्याख्या नहीं है, तो गौण तत्व कहलाएगा। गौण तत्व का मतलब है जो धर्म से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं सामाजिक विषय होगा, आर्थिक विषय होगा, वो धार्मिक विषय नहीं होगा।
और बच्चों किसी बच्चे ने पूछा कि आप फिर से इस ऑफलाइन क्लास में बताएंगे? नहीं बच्चों, ऑफलाइन क्लास में इसके आगे एक टॉपिक शुरू होगा। नहीं फिर तो अब पता चला कि एक पंडित जी पूजा सुना रहे थे और जितने बच्चे बार बार पूजा सुनने आए तो उन्होंने कहा पंडित जी फिर से बताओ, फिर से बताओ। पूरे दिन पंडित जी कथा सुनाते रह गए। तो ऐसे थोड़ी होता है। इसे बच्चों का लिखो, अरे मेरे बच्चों देख लो ना, नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा आपको, सब लिखा हुआ मिल जाएगा, जल्दी नोट्स आपको मिल जाएगा, मैं फिर बोल दूंगा। अच्छा कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिला हुआ है तो हम इसको भी आपको बताकर दिलवा दिया जाएगा। तो ठीक है, अब लगता है अब अल्पसंख्यक अधिकार पर आ जाते हैं 29-30 पर। अगर अरे देखो मेरे बच्चे, इसने पूछा चीन का मामला क्या है। देखो हमारे यहाँ जानते हो दुनिया में 3 प्रकार के राज्य हैं। एक राज्य है धर्म विरोधी, दूसरे राज्य हैं जिनका धर्म है। एक तरफ है चाइना जहां सार्वजनिक रूप में कोई धार्मिक कार्यक्रम संभव नहीं है। दूसरी तरफ है ईरान जहां धार्मिक कार्यक्रम संभव है। तो स्वाभाविक रूप में तीसरी कंडीशन में क्या है, भारत जैसे देश, अमेरिका जैसे देश जहां धर्म और राज्य के बीच का अलगाव है, धर्म राज्य के बीच का अलगाव है। तो और किसी बच्चे ने आंसर कैसे सॉल्व करें, टॉपिक खत्म हो जाने दो, उसके बाद हमको बताएंगे बच्चों कि आंसर कैसे सॉल्व करो। और एक फंडामेंटल खत्म हो जाए तो फिर सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जब क्लास चले तब आप लोग चैट मत करो, और बच्चे क्लास चल जाए तो चैट करो। किसी बच्चे ने पूछा आर्टिकल 27 में क्या है। अरे मेरे बच्चों, आर्टिकल 27 का मतलब होता है राज्य विशेष के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यही तो आर्टिकल 27 है। लेकिन आपको अगर मान लो बाढ़ आ गई, तूफान आ गया और कोई किसी विशेष समुदाय का मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा ध्वस्त हो गया, तो क्या अधिकारी उसको अगर बनाए तो ये भी अपने आप में विशेष संरक्षण, इसको नहीं माना जाएगा। तो राज्य के द्वारा धर्म विशेष के समुदाय के लिए कोई कर नहीं लगाया जाएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चों कर किसे लगाया जाएगा, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। किसी बच्चे ने पूछा सिविक के मजा नहीं आ रहा ऑनलाइन। अरे कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी मजा आ जाएगा, बस 2-4 दिन की बात है, चिंता मत करो। इसे देखो, संदाय का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। किसी बच्चे ने पूछा संदाय का मतलब, आर्टिकल 20 संदाय का मतलब प्रोसीड्स। संदाय का मतलब है कर का भाग, कर का भाग, उसी संदाय कहते हैं। किसी बच्चे ने पूछा चीन में धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकता। ना ना बच्चों, चीन में जुलूस ही निकालना मना है, धार्मिक जुलूस तो छोड़ दो। तो ठीक है, तो अब ठीक है मेरे बच्चों, मैं शुरू कर रहा हूं अब। अच्छा अब मैं शुरू करूं, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों, अल्पसंख्यकों का अधिकार। उसके बाद आप बाद में पूछ लेना। अच्छा किसी का धार्मिक आर्टिकल 19 में, अरे बच्चों आर्टिकल 19 में धार्मिक अधिकार इसलिए रखा गया, आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को दिया गया है, धार्मिक अधिकार सभी के लिए है, धार्मिक अधिकार सभी के लिए है। तो अब उसके बाद फिर लास्ट में क्लास पूछ लेना। उसके बाद अब था, मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों, क्योंकि आपस में चैट करते रहोगे फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो अब क्या है, राइट टू माइनॉरिटीज, अब है अल्पसंख्यकों के अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो बच्चों ये बात है राइट फॉर माइनॉरिटीज। और ये दिया हुआ है आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29-30 में राइट फॉर माइनॉरिटीज दिया है। एक सवाल है बच्चों, आर्टिकल 29-30 पढ़ने से पहले ये देखें अल्पसंख्यक कौन है, क्योंकि आर्टिकल 29-30 में अल्पसंख्यक कौन है बताया नहीं गया है। आप जानते हो, बहुत लॉजिकल याद है कर रखना, हमारे संविधान में कोई चीज परिभाषित नहीं है। अब संविधान तो सूत्र के रूप में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फॉर्मूले के रूप में लिखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डिफाइन नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि अल्पसंख्यक कौन है पहला, अल्पसंख्यक को अधिकार क्यों दिया जाए दूसरा। तो बच्चों देखो, आर्टिकल 29 में हमारे यहां 2 प्रकार के अल्पसंख्यक की बात है। आर्टिकल 30 में हमारे यहां 2 प्रकार के अल्पसंख्यक की बात है। आर्टिकल 29 में,
आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है। देयर इज नो टर्म लाइक माइनॉरिटी इन आर्टिकल 29। लेकिन फिर आप कहोगे कि 29 को भी अल्पसंख्यकों के अधिकार में क्यों रख दिया? क्योंकि 29 में यह है, 29 में लिखा गया है नागरिकों के किन्हीं भी वर्ग को, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। इसका मतलब है, इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक शब्द तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो उसके पीछे दिया गया है उससे लगता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा। क्यों? अब भाषा का मतलब है उड़िया, तमिल, तेलुगु। लिपि का मतलब है कि रोमन, देवनागरी, और लिपि का मतलब है चाहे रोमन हो, देवनागरी हो या गुरुमुखी। संस्कृत का मतलब है, तो दोस्त बच्चों किसके प्रोटेक्शन की बात है? बंगाली, तमिल, कन्नड़ी भाषा हो गई। लिपि क्या हो गया? स्क्रिप्ट, यानी भाषा किस तरह लिखी जाए। जैसे आप देखोगे कि किसी, अब अरेबिक यानी स्क्रिप्ट है, तो आप कहोगे रोमन, फिर उसके बाद देवनागरी, तो अरबिक। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? स्क्रिप्ट है। और फिर संस्कृति का मतलब है पहनावा, व्यवहार, फेस्टिवल्स, खान पान, फूड, तो फूड, ड्रेसिंग, फेस्टिवल्स, ये किसके पार्ट हो? कल्चर के पार्ट हो गए। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से देखने की बात है कि अब आप कहोगे सर ये तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसे अल्पसंख्यक अधिकार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, अब मामला ये है, यहाँ पे जितने भी अधिकार हैं, अगर सोच के देखो आप, सीधी सी बात है, देखो हिंदी के प्रोत्साहन की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी मेजॉरिटी बोलती है। यद्यप आर्टिकल 351 में लिखा गया है कि हमारे यहाँ हमारी लैंग्वेज को तो बड़ा ध्यान में रखा गया है। बच्चों लैंग्वेज का मुद्दा ऐसा था, देश की आज़ादी के बाद देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा भाषा का ही है, लैंग्वेज का आया। और भाषा का मुद्दा कैसे आया? क्योंकि आप जानते हो कि भाषा के आधार पर कुछ लोगों ने कहा हमारा राज्य होना चाहिए, और भारत में तो बड़ी जद्दोजहद हुई कि भारत में आधिकारिक भाषा कौन होनी चाहिए। और आप जानते हो दक्षिण भारत में हिंदी का बड़ा विरोध था। दक्षिण भारत में तो नारा दिया जाता है इंग्लिश एवर, हिंदी नेवर। और क्योंकि हिंदी के विरोध कारण भी था कि भाई कहीं उत्तर भारत का सांस्कृतिक आधिपत्य न हो जाए। इसलिए बच्चों हमेशा जो लोग मेजॉरिटी भाषा बोलेंगे, जैसे कनाडा में हिंदी भाषी लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यकों को अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका एग्जाम्पल आप देखोगे कतर में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। अब देखो कितने फायदे होते हैं। हमारे ज्यादातर एफएम म्यूजिक जो आते हैं तो हिंदी में आते हैं। अगर दिल्ली में कोई एफएम म्यूजिक सुनेगा, तो अब मान लो बंगाली कोई व्यक्ति है तो उसके लिए एफएम म्यूजिक है ही नहीं है, उड़िया है तो उड़िया के लिए एफएम म्यूजिक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अब एफएम तो वही बात करेगा जो मेजॉरिटी लोग बात करते हैं। अब तमिलनाडु में जाके एफएम हो सकता है कि तमिल भाषा का प्रचार करे, लेकिन अब दिल्ली में अगर कोई आएगा, मुंबई में आएगा, बेंगलुरु में आएगा, तो वहां पे अब स्वाभाविक रूप में ज्यादातर कन्वर्सेशन एफएम के सारे हिंदी में चलते हैं। यही कल्चर का मामला है। इसलिए कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया में रहने वाले से पूछो आप, हमारे यहाँ बड़े सारे कमांड लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं, कतर में रहने वाले लोगों से पूछो, तब बताएंगे कि आखिर में कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। क्योंकि आप कहीं तो कई बार हम बाहर जाते हैं, अपनी ही मातृभाषा में, मदर टंग में जो बोलते हुए लोगों को देखते हैं, हम घूम के देखते हैं यार कौन है। आपको लंदन में जाके आपको हिंदी बोलता हुआ दिखे तो आप जरूर से बात करना चाहोगे।
इसीलिए अब कनाडा में क्या है कि जो पंजाब से गए हुए लोग हैं उनके कनाडा में हर घर में एक चैनल होगा ऐसा एमएच का। अमेरिका में हमारे यहाँ जितने लोग गए हैं उनके घर में एक चैनल किसका होगा? हिंदी का। हिंदी टेलीविजन चैनल का एक जरूर होगा जहां पे लगातार उस भाषा को प्रसारित किया जाएगा और हिंदी का प्रसारण किया जा रहा है। ये खास तौर पे एग्जाम्पल होता है कि कई बार हमारे पास क्यों अल्पसंख्यकों की आवश्यकता पड़ती है। कारण ये है क्योंकि मुद्दा ये है भाई बहुसंख्यक जो भाषा बोलेगा उसके संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये अधिकार किसका है? भाषा का, अल्पसंख्यक का। इसलिए मान लिया गया कि अल्पसंख्यक अधिकार है। और जरा देखो बच्चों, इसीलिए आप कभी दिल्ली में आओगे तो यहाँ तमिल के स्कूल अलग चलते हैं, तमिल के स्कूल अलग हैं, कन्नड़ के स्कूल अलग हैं, गुजराती लोगों के स्कूल अलग हैं। क्योंकि अपनी लैंग्वेज नहीं बचेगी तो अपना कल्चर नहीं बचेगा। लैंग्वेज का कल्चर से बड़ा जबरदस्त रिलेशन होता है, याद रखना। और इसलिए आप देखोगे जब जब इंग्लिश लैंग्वेज चलती है तो इंडिया वाली कल्चर फिर खत्म हो जाती है। अरे दोस्तों, कल्चर क्या है? अपना त्यौहार है। अब बताओ, अगर छठ कोई त्यौहार है तो उसका कौन सा इंग्लिश में अनुवाद होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। और इसलिए कहा भी जाता है अगर किसी देश के पूरे प्रभाव को बदल देना हो उस पर एजुकेशन, लैंग्वेज, इसका मतलब इसीलिए आप देखोगे इन सब चीजों के लिए तो अल्पसंख्यकों को, अगर यही तो अल्पसंख्यक है तो अपना भी स्कूल खोल सकते हैं। दिल्ली में जरा सोच के देखो, गुजराती मीडियम के स्कूल अलग हैं, तमिल के स्कूल अलग हैं, बंगाली के स्कूल अलग है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, उसके साथ में लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं। और खास बात है लिपि, भाई भाषा होगी तो लिखने का कोई तरीका होगा, स्क्रिप्ट होगी। और कल्चर, इसलिए हमारे देश में इतना बड़ा विविधतापूर्ण देश है बच्चों। कहीं आप देखो गुजरात के लोग अपने आप में गरबा मनाते हैं, दक्षिण भारत के लोग फिर ओणम मनाते हैं। यानी हर व्यक्ति, हर समुदाय को अपने कल्चर को संरक्षित करने का राइट दिया गया है। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की बात करता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में जो बहुमत में समाज रहेगा उसके कल्चर दिखेंगे। दशहरा देखो, दीपावली देखो, हमेशा आपको दिखेगा। दोस्तों क्रिसमस उतने बड़े पैमाने पर न मनाया जाए, गोवा में आप जाके देखो तो क्रिसमस खूब दिखेगा। ये हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है। और यकीन मानो कि पश्चिमी दुनिया के लोग भी कल्चरल राइट को बाद में समझ पाए। क्योंकि याद मानो, क्योंकि गरिमा में जीवन का आपको याद होगा मानेगा गांधी केस बच्चों। गरिमा में जीवन का मतलब है व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान के लिए काम नहीं करता। अरे जब अपने जरा सोच के देखो, कभी अमेरिका में जाने वाले लोगों से पूछो, कभी विदेशों में जाने वाले लोगों से पूछो कि अपने कल्चर ही नहीं बना पाते। वो बड़ा महसूस फील करते हैं, वो रूटलेस फील करते हैं, बहुत एलिएनेटेड फील करते हैं। इसलिए आप देखो लोग भाग भाग के फिर आते हैं। उनके यार क्या डॉलर कमाने थोड़े गए थे, अरे अपना त्यौहार भी तो होना चाहिए। और हमारे बच्चों क्या देश है, हर तीसरे महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आ जाता है। तो मानव इसमें अपनी पहचान तलाशता है। बिना कल्चर के मानव का जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 30 में अब देखो इतना इधर लिखा गया। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 भी है, लेकिन अभी क्लॉज 2 पर हम बाद में आ जाएंगे। उसके बाद क्लॉज 2 आपको दिखा देंगे। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 में बाकायदा माइनॉरिटी शब्द लिखा गया है, अल्पसंख्यक। आर्टिकल 30 में बाकायदा लिखा गया है कि अल्पसंख्यक। लेकिन जब आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक लिखा गया है तो अब सवाल है कि परिभाषित तो नहीं किया गया है। क्योंकि आप पूछोगे सर ये बताओ अल्पसंख्यक का मतलब कितना? भाई सामान्य मतलब ये होता है जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम हो। तो आप कहोगे सर ये बताओ 50% से कम है तो कितना, 10%, 5%, 7%? ये क्लियर नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? केवल कल्चर के रूप में, भाषा के रूप में? नहीं, अल्पसंख्यक कैसे कैसे हम माने? संख्या के रूप में माने, सामाजिक हैसियत से माने? तो ये कुछ परिभाषित है ही नहीं है। देखिए संविधान में दो आधार है अल्पसंख्यकों के, तो लिखा हुआ आर्टिकल 30 में, भाषाई या धार्मिक, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक। तो दो आधार दिए गए हैं।
आर्टिकल 30 में लिख दिया गया भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक। अब फिर आप देखोगे अभी बात डिफाइन नहीं है, इसलिए हम आप आगे चल के इसी पर बड़ी विवाद होता है कि आखिर में भाषाई अल्पसंख्यक। तो आप देखोगे भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब है, और आप कहोगे सर कैसे बताएं, पूरे भारत में भाषाई अल्पसंख्यक या एक राज्य में? पूरे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक एक राज्य में, तो ये विवाद का विषय है। तो न तो ये है कि अल्पसंख्यक का मतलब कितना अनुपात, तो अल्पसंख्यक परिभाषित नहीं, फिर भी अगर आप रिलीजियस लो तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनका निर्धारण पूरे भारत के लिए किया जाता है। How we can determine the religious minorities according to the pan Indian context, यानी इसका मतलब है पूरे भारत में अगर धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब, फिर धार्मिक अल्पसंख्यक भारत के लिए कौन होंगे? उसमें होंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उसके बाद पारसी, ये हमारे अल्पसंख्यक होंगे। इसका मतलब होगा कि हिंदू कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, और ये विवाद अभी न्यायालय में चलता भी रहता है। और देखो एक ही बेसिक से अगर आप बात पता है तो विवाद सारे पता चल जाएंगे। आप कहोगे सर नागालैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक है, और सिख समुदाय के लोग बहुसंख्यक है पंजाब में। हाँ, बुद्धिज्म के लोग बहुसंख्यक कहीं नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में आप देखोगे तो वहां पे लेह और कारगिल 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो लेह में बुद्धिस्ट लोग बहुसंख्यक है, लेकिन किसी प्रांत में बुद्धिस्ट, और सिक्किम में बहुसंख्या बुद्धिस्ट है, अरुणाचल में है, लेकिन किसी प्रांत में सही मायने में मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन सिख धर्म के लोग पंजाब में मेजॉरिटी में है। लेकिन सवाल है कि चूंकि अल्पसंख्यक का निर्धारण हम अखिल भारतीय रूप में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हिंदू हर जगह बहुमत में होगा और बाकी धर्मावलंबी अल्पमत में होंगे। आप कहोगे कि क्या फिर इसका निर्धारण थोड़ा बदल दिया जाए? इसका निर्धारण ऐसा करते हैं कि राज्य के आधार पर कर देते हैं। तो और आप कहोगे सर ये बताओ, अगर मान लो कि अल्पसंख्यक के दर्जा किसी को मिल ही गया, तो क्या कोई संख्या है? तो संख्या तो है नहीं, कितना %? क्योंकि हमारे पारसियों की आबादी तो सबसे कम है, पारसियों की आबादी लाख में भी नहीं है भारत में इस समय, पारसियों की आबादी लाख में नहीं। लेकिन इसका मतलब है दूसरा अल्पसंख्यक कौन सा होगा? भाषाई, लिंग्विस्टिक। भाषाई अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, वो राज्य के स्तर पर तय किए जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक कैसे तय किए जाते हैं? स्टेट लेवल पर, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। तो भाषाई अल्पसंख्यक राज्य के आधार पर, इसका मतलब है कि पंजाब में, अब स्वाभाविक रूप में पंजाब में हिंदी भाषी अल्पसंख्यक है, दिल्ली में गुजराती, तमिल, तेलुगु ये अल्पसंख्यक है, इसका मतलब है। और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक कौन है? कन्नड़ी। कर्नाटक में अल्पसंख्यक कौन है? मराठी। भाषाई अल्पसंख्यक। इसलिए बच्चों देखोगे हमारे यहाँ संविधान में भाषा के आर्टिकल 350A में लिखा गया है कि राज्य का दायित्व है कि भाई इस भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दिलाएगा। ये आर्टिकल 350A है। दूसरी बात, उसके बाद आप देखोगे कि हमारे यहाँ ये भी 351 में कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाए, आर्टिकल 351 में। लेकिन इसका मतलब भाषाई अल्पसंख्यक के निर्धारण का तरीका अलग है, राज्य के आधार पर है। धार्मिक अल्पसंख्यक का तरीका भारत के लिए है, लेकिन दोनों में परसेंटेज कोई नहीं है कि बंगाली कितने लोग बोले। इसलिए पश्चिम बंगाल में बंगाली बहुसंख्यक है, वहां हिंदी अल्पसंख्यक है। तो ये 2 तरीके हैं अल्पसंख्यक के निर्धारण के।
लेकिन सवाल ये होता है कि अल्पसंख्यक कौन है, और अभी आप देखोगे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है। ये तो अल्पसंख्यक की बात है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को हम बाद में तय करने का प्रयास करेंगे। और जरा देख लेंगे अल्पसंख्यक कौन है। तो निर्धारण में समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए अभी अल्पसंख्यकों के निर्धारण में क्या समस्या है, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला देखेंगे जो आपको लगता है करंट अफेयर है। इसलिए बच्चों को बेसिक बात आपको पता है, उसमें करंट अफेयर घटना हो सकती है, बाकी मामला नहीं बनता। और फिर इसके क्लॉज भी आपको दिखा देंगे आर्टिकल में, इसलिए पहले एक बार विचार समझ लो, बेसिक समझ लो। और अब सवाल ये कि अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कहाँ चैलेंज आ रहा है, कहाँ चैलेंज आ रहा है। और सवाल ये है कि अल्पसंख्यक के मायने हैं क्या। तो ये विवाद अभी तक बना हुआ है। तो ये बात अपने शॉर्ट में आपको फिर याद दिलाते चले कि आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक की बात की गई है, वो अल्पसंख्यक कितने प्रकार के हैं, धार्मिक या भाषाई। धार्मिक या भाषाई। भाषाई अल्पसंख्यक राज्य के स्तर पर होंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक ऑल इंडिया लेवल पर होंगे, ऑल इंडिया लेवल पर होंगे। लेकिन आप पूछोगे सर ये बताओ, जो धार्मिक अल्पसंख्यक ऑल इंडिया लेवल पर है, तो ये कहाँ लिखा गया है। तो बच्चों हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग को बनाने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है 1992, यानी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। उस पार्लियामेंट्री एक्ट में इतने अल्पसंख्यकों के नाम लिखे गए हैं, इसलिए अल्पसंख्यक है। तो संविधान में लिखा गया है माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में। ये लिखा हुआ अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 में, ये बात लिखी गई है। और भाषाई स्तर पर क्या है, राज्य के स्तर पर। अब दूसरा सवाल होता है, दूसरा सवाल ये है कि आखिर में विवाद क्या है, और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है, अल्पसंख्यक होने के फायदे क्या है, क्यों अधिकार दिया गया। तो आगे आप देखेंगे व्हाई देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर माइनॉरिटीज। आखिर में अल्पसंख्यकों पर डिस्प्यूट है क्यों, विवाद है क्यों। तो बच्चों देखो विवाद क्यों है, क्योंकि पहला कोई आधार नहीं है, देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग माइनॉरिटीज। देयर इज नो क्राइटेरिया टू डिफाइन माइनॉरिटीज। 3% है, ऑलमोस्ट 20%, वो भी अल्पसंख्यक है। पारसी की जनसंख्या 0.1% है, वो भी अल्पसंख्यक है। तो अब ये कैसे तय किया जाए, कोई तो क्राइटेरिया बनाई जाए। दूसरा होगा क्या आर्थिक स्थिति पर भी अल्पसंख्यक को परिभाषित किया जाए। बच्चों इसीलिए आप देखोगे हमारे जैन कम्युनिटी के लोग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे यहाँ जैन कम्युनिटी के लोगों को बहुत दिन तक अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन आजकल ऐसा माना जाता रहा है कि देखो बच्चों आर्थिक स्थिति से मतलब नहीं है, अल्पसंख्यक होने का मतलब होता है कल्चरल राइट्स। जो भी अल्पसंख्यक हो उसे सांस्कृतिक अधिकार मिलेंगे। इसलिए मामला केवल आर्थिक स्थिति तक ही नहीं है। लेकिन अब सवाल है कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा डिस्प्यूट क्यों है, दूसरा डिस्प्यूट इसलिए है कि यदि अल्पसंख्यकों का निर्धारण यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अलग अलग क्यों तय हो रहे हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण पृथक क्यों है। वाई वी आर अडॉप्टिंग टू सेपरेट पैरामीटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ऐसा हमने क्यों कर दिया कि वाई वी आर हैविंग टू क्राइटेरिया। तो अल्पसंख्यक को निर्धारण क्यों न। तीसरी इसका मतलब है विवाद इस बात पर है, और आप कहेंगे भाई अल्पसंख्यक को निर्धारित होगा, फायदा क्या है। और फायदा ये है
हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अगर बच्चों कोई अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से मिनिस्ट्रीज है जो उनके लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, जो उनके लिए स्कॉलरशिप देती है, जो उनके लिए कोचिंग की सुविधा देती है। इवन पीपल बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी आर गेटिंग स्कॉलरशिप, फैसिलिटी ऑफ कोचिंग, और उन्हें कई बार बैंक से लोन या ऋण सस्ते दर पे मिल जाते हैं। ये फायदे होते हैं। इसलिए और कई बार आइडेंटिटी, पहचान की बात होती है। तो दोस्तों, हर आदमी को भाषा, धर्म, कल्चर का बड़ा पहचान होता है। तो उन्होंने पहले कहा, हम केवल रोटी कपड़ा मकान की बात ही नहीं सोचते। हमें कई बार ऐसा लगता होगा कि रोटी कपड़ा मकान की बात ही मूल है, लेकिन मानव बड़ा व्यापक सोच रखता है। इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रालयों पर यह मामला है। दूसरा विवाद क्यों है? भाई हमारे अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अरे भाई, नागरिक की बात की जाए, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। और सवाल यह है कि अगर हमारे यहाँ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट सिटीजन्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो भारत में नागरिक के अधिकार की बात होनी चाहिए। नागरिक अधिकार की बात होनी चाहिए। वाई वी डोंट टॉक अबाउट द सिटीजन्स राइट? भाई कैसा अल्पसंख्यक, और सीधी सी बात है, अल्पसंख्यक कैसे धार्मिक, कैसा कल्चरल? तो भाई जो भी आधे से यानी 50% से कम लोग जो विपक्ष में, वो अल्पसंख्यक है। तो बाकी अल्पसंख्यक को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विपक्ष में वही तो अल्पसंख्यक है। तो इसलिए बात चलता रहा है। और उच्चतम न्यायालय में याचिका भी है। तो उच्चतम न्यायालय किस पे बड़ा नाराज हो गया। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट के बेस पे क्यों न कर दिया जाए। और विवाद यह है, विवाद कुल मिला के आता है कि आखिर में ऐसे राज्यों में जहां पे, जैसे कि मिजोरम, जैसे कि नागालैंड, जैसे कश्मीर, इसमें हिंदू अल्पसंख्यक क्यों नहीं हो रहे? ये डिस्प्यूट आता है। ये सारा डिस्प्यूट है, लेकिन बच्चों उसका जवाब है। उसके बाद फिर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पर जाएंगे। और बच्चों जवाब ये है, अब जवाब देख लो। देखो, अल्पसंख्यक अधिकार जरूरी क्यों है? वाई दज नीड फॉर राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज? अल्पसंख्यकों के अधिकार की आवश्यकता क्यों है? वाई देयर इज ए यूटिलिटी? अल्पसंख्यक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? आखिर में कौन सी ऐसी बात पड़ गई जिनके लिए अल्पसंख्यक अधिकार नहीं चाहिए? तो बच्चों देखो, अब देखो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। सिंस वी आर डेमोक्रेटिक स्टेट, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में क्या है? संसद है, संसद निर्वाचित है। संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला दिया जाए, संसद बन जाएगी। देयर इज ए इलेक्टेड पार्लियामेंट। संसद निर्वाचित है, डेमोक्रेसी है। वाई वी नीड, आवश्यकता है क्यों आखिर में? अगर हमारे यहाँ आवश्यकता है क्यों? अल्पसंख्यक अधिकार कित क्यों? डेमोक्रेसी है पहला, पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, संसद निर्वाचित है दूसरा, संसद निर्वाचित दूसरा। और आप जानते हो, अब अगर सवाल है और संसद में बहुमत लोग कौन है? द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, बहुमत सांसद भाई हिंदू धर्म से है। और ये स्वाभाविक रूप में हर जगह ऐसा होता है भाई, मेजॉरिटी में तो हिंदू धर्म के लोग हैं। और बच्चों, अगर अल्पसंख्यक अधिकार न मिला होता तो आप याद रखो, संसद कोई विधि बना देती, और संसद कोई विधि बना देती तो हो सकता है अल्पसंख्यक खिलाफ जाती वो। तो अब यहां प्रॉब्लम आ जाती थी। इसीलिए हमने अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया, क्योंकि भाई पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। आज भी आप देखोगे पार्लियामेंट में अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन कम है। अरे बच्चों, इसलिए देखो, चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं जीत पाते। तो जब हल्ला मचाते हैं कि भाई नागालैंड या मिजोरम, कश्मीर, अरे पार्लियामेंट तो सबके लिए कानून बनाती है, और पार्लियामेंट में भाई हिंदू धर्म के लोग बहुमत में है। इसीलिए अगर ये संरक्षण संविधान निर्माताओं ने न दिया होता
तो फिर तो संसद स्वाभाविक रूप में बहुमत धर्मावलंबियों के पक्ष में कानून बना सकती थी। संसद क्या करती? इवन पार्लियामेंट इज लाइकली टू सपोर्ट द पीपल हु आर द फॉलोइंग द मेजॉरिटी रिलीजन। भाई हर जगह होता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस समस्या खत्म कर दी। और बच्चों, इसीलिए बात आई कि क्या अल्पसंख्यक अधिकार होने चाहिए? उत्तर है वो यस, होने चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार क्यों होने चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक रूप में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अपना राइट है। और क्योंकि आप देखोगे, एक व्यक्ति का राइट होता है जीवन का अधिकार। अभी ठीक है, जीवन का अधिकार मतलब कहीं रोजगार कर लिया, जीवन का अधिकार में तो रोजगार कर लिया। फिर है आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार। अरे मेरे बच्चों, ये भी तो होगा कि ईद पे नमाज अदा करने जाए, तब तो ग्रुप राइट्स की बात आएगी। ये भी तो होगा, बिहू, पोंगल ये सब मनाए, बैसाखी मनाए। इसलिए हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखो, अल्पसंख्यक समुदाय को एक मनोवैज्ञानिक भय होता है, एक साइकोलॉजिकल थ्रेट होता है। सच साइकोलॉजिकल का मतलब है वो ऐसा मानते हैं, वैसा हो जरूरी नहीं है। जैसे अब छिपकली से डर जाना साइकोलॉजिकल है। अब छिपकली कोई टैंक थोड़ी रखी हुई है। कई लोग तो छिपकली से चूहे डर जाते हैं। अब चूहे के पास ऐसा थोड़ी कोई तमंचा है, मार देगा किसी को। साइकोलॉजिकल का मतलब है कि व्हाट वी थिंक मे नॉट बी राइट, हमें ऐसा लगता है। इसलिए माइनॉरिटीज को ऐसा लगता है कि भाई हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारी भाषा कौन बोलेगा। ठीक वो बात जो इंडियन गए हैं अमेरिका, उनसे पूछो। इसलिए हमारे संविधान निर्माता दोस्तों समय से आगे थे कि हमारे यहाँ एक ग्रुप राइट भी होता है, कल्चर का भी राइट होता है। मानव केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं सोचता। इसलिए आप देखोगे त्योहारों पर, अरे बच्चों, हम केवल इकोनॉमिक्स से चलने वाले प्राणी नहीं है। अगर हम इकोनॉमिक्स से केवल चलने वाले प्राणी होते तो त्योहार पर सारा इकोनॉमिक्स गड़बड़ा जाता है। अरे हम कल्चर प्राणी भी हैं। कहीं दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो कहीं बैसाखी मनाते हैं, कहीं ईस्टर मनाते हैं, कहीं ईद मनाते हैं। और इस कल्चर में व्यक्ति को एक पुनर्जीवन मिलता है, उत्साह मिलता है। ये खास बात है बच्चों। इसलिए गरिमा में जीवन की बात करते हैं तो उसमें जीवन की हर परिस्थितियां उपलब्ध होनी चाहिए। और जरा सोच के देख लो, अगर माइनॉरिटी राइट नहीं होता तो भारत में लोकतंत्र कैसे होता? इसे कहा भी जाता है डेमोक्रेसी के टेस्ट करने का एक बेसिक क्राइटेरिया है। याद रखना, डेमोक्रेसी को टेस्ट करने का एक बेसिक क्राइटेरिया हो। क्राइटेरिया ये है कि आप देख लेना कि वहां अल्पसंख्यक अधिकार पाए जाते कि नहीं पाए जाते। क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने पहली बार बताया फंडामेंटल राइट है कि नागरिक को मिलते हैं, बहुमत को नहीं। इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र बहुमत का तरीका है। चलो कहीं कहीं हमने निर्णय कर लिया, बहुमत कर लिया, हर जगह बहुमत नहीं। अरे बच्चों, अधिकार तो हर व्यक्ति को मिलेगा। इसे सच मानो अमेरिका में डेमोक्रेसी है। क्यों? वहां जाके मंदिर बना सकते हैं, और कोई चाहे तो अपनी भाषा में स्कूलिंग भी कर सकता है। वो डेमोक्रेटिक देश है। अब ये पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में बस एक ही धर्म है। ईरान में आपको नहीं मिल सकता ये, इसीलिए क्योंकि वहां अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है बच्चों। इसलिए आप देख लो, जिन देशों में अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है वहां सब पलायित हो गए, और इसीलिए भारत में तो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी। इसलिए कई बार जब कहा भी जाता है भारत में अधिकार खतरे में है, सब पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल स्टंट है। इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। ये सब केवल पॉलिटिकल बयानबाजी है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है। अरे मेरे बच्चों, अल्पसंख्यकों की संख्या यहां बढ़ी, अगल बगल आप देख लो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई अल्पसंख्यक अधिकार अलग होंगे, जिससे बहुमतवाद न चल पाए, बहुमत संसद से उनका अधिकार बदल न दे। ये पता चला भाई हिंदी भाषी तो ज्यादा है, संसद में हिंदू है, हिंदी भाषी ज्यादा है, तो कल के लिए तमिल तो उठा के फेंक देते। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कह दिया ना, कोई भी बहुमत में आ जाए, कोई भी कर दे, पूरे देश में आप हिंदी लागू नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा रोड ब्लॉक है। इसलिए हमने अल्पसंख्यक अधिकार दिए। क्योंकि दोस्तों, जहां पे अल्पसंख्यक अधिकार नहीं रहेगा वो बहुमतवाद रहेगा, जहां अल्पसंख्यक अधिकार नहीं रहेगा मेजॉरिटेरियनिज्म रहेगा, और वहां क्या होगा? फिर अधिकार रहेगा ही नहीं। अधिकार तो एक व्यक्ति को मिलता है, वहां लोकतंत्र किस बात का? चुनाव से लोकतंत्र थोड़े होता है।
इलेक्शन तो ईरान में भी होता है, इलेक्शन चाइना में होता है। और मैं तो भाई दिल्ली में कहीं घूम रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले। मैंने कहा भाई कहाँ के हो? उन्होंने कहा चाइना से हूँ। हमने कहा वहाँ अधिकार नहीं मिला? अरे उन्होंने कहा पूछो मत, मार के भगा दिया वहाँ पे। तो तिब्बती मार तिब्बती, अरे दोस्तों ये सोचो, चाइना से तिब्बती लगभग विलीन हो गए। और कल्चरल राइट के लिए फाइट करना कितना इंटरेस्टिंग है। अब श्रीलंका में देखो तमिलियन, श्रीलंका में तमिलियन अपने कल्चरल राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। और क्योंकि जब बहुमतवाद आएगा तो लोकतंत्र खतरे में आएगा, और जब लोकतंत्र खतरे में आएगा तो अल्पसंख्यकों पे हमला होगा। संविधान इसे मना कर देता है, संविधान इसकी इजाजत देता ही नहीं, यह उसकी आवश्यकता है। दूसरा, अब हमारे यहाँ तो आर्टिकल 30 में केवल अल्पसंख्यक की बात नहीं है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की बात है। बच्चों देखो, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना है तो सबसे एग्जाम्पल तो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शैक्षणिक संस्था। अब जरा देखो, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्था, यानी अब क्या हेडिंग है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब क्या है? What is the meaning of minority educational institution? ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? इसके हिसाब से जो यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 30 में तो ये बात नहीं बताई गई है कि परिभाषित तो है नहीं कि माइनॉरिटी क्या है। माइनॉरिटी बस तो दो प्रकार बता दिए गए, भाषा और धार्मिक। और इसका मतलब है भाषा और धार्मिक अलग अलग होने चाहिए, धार्मिक हो सकते हैं, भाषाई हो सकते हैं, दोनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं धार्मिक भाषाई दोनों। अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था क्या है? ये परिभाषा उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए PMA पाई फाउंडेशन वाद में। दैट इज लैंडमार्क केस। ये बच्चों बहुत बड़ा केस है जिसमें 11 जजेस हैं। केशवानंद भारती वाद के बाद ये सबसे बड़ा केस है। ऐसा सोच के देखो, जहां न्यायाधीशों संख्या 11 है, मतलब हमारे यहाँ या तो 9 न्यायाधीशों के बेंच थे या एकमात्र केशवान का 13, और 11 न्यायाधीशों के बेंच का डिसीजन है। 11 जजेस बेंच का डिसीजन है, तो आप समझ सकते हो उसने क्या कहा। इसने कहा भाई देखो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कौन है? जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित है, विच इज स्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब है जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित है। बात ध्यान सुनने की है बच्चों, स्थापना होनी चाहिए। अब ये नहीं कि उसमें कौन लोग पढ़ रहे हैं, इस समुदाय के लोग उसे पढ़ रहे हैं जरूर नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्था होनी चाहिए। अगर मान लो किसी को इस अल्पसंख्यक तो भैया ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, अगर इन समुदाय के द्वारा कोई शैक्षणिक संस्था स्थापित है तो अल्पसंख्यक है। अब सवाल है, इसका मतलब है राज्य के द्वारा स्थापित है अल्पसंख्यक नहीं है, और हिंदुओं के द्वारा स्थापित है तो अल्पसंख्यक नहीं है। यह स्पष्ट बात है। आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, क्या हिंदुओं के द्वारा शैक्षणिक संस्था बन सकती है कि नहीं? तो बच्चों अरे भाई हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। तो हमारे हिंदू धर्म के लोग भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 30 हिंदुओं के लिए नहीं है क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए आप देखोगे, और शैक्षणिक संस्था इसका मतलब है अल्पसंख्यक संस्था ग्रांट भी मिलती है। तो सवाल यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित ये अल्पसंख्यक संस्था है। दूसरी बात है, इसका मतलब है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अगर अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित है
तो जो छात्र पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अब हो सकता है कि संस्था बनाई हुई क्रिश्चियन के द्वारा और वहां ज्यादातर स्टूडेंट है हिंदू, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाएगी। स्थापना किसने किया है इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है संसद के द्वारा स्थापित संस्था माइनॉरिटी नहीं होगी। ये बात ध्यान सुनने की है। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को पार्लियामेंट ने बनाया तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। स्थापित किसके द्वारा होना चाहिए? अल्पसंख्यक के द्वारा। दूसरा, आप कहोगे सर कि बताओ कौन सी शैक्षणिक संस्था है इंजीनियरिंग की या केवल दर्शन और साहित्य की पढ़ाई की, यानी इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, लिटरेचर, इंजीनियरिंग, दर्शन, साहित्य या गणित और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी याद रखना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सबकी पढ़ाई के लिए काम करेगी। ये नहीं इसका मतलब वो मेडिकल कॉलेज की संस्था हो सकती है, इंजीनियरिंग की, फिलॉसफी की, लिटरेचर की, सबकी। दूसरी बात होगी, अब सवाल है कि अगर कोई शैक्षणिक संस्था है तो बच्चों भाई देखो सबसे बड़ा काम तो राज्य का ही पढ़ाना। अब राज्य के नाम पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय पढ़ा रहा है और अल्पसंख्यक मान लो कि देखो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अगर शैक्षणिक संस्था खोलेगा तो भाई उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा भी हो जाएगी। इसे पहली बात को जोड़ के देखो, क्योंकि आर्टिकल 30 में लिखा गया है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी रुचि की, भाई यानी चॉइस ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्थापना प्रबंध का अधिकार होगा तो वो शैक्षणिक संस्था किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। पहली बात, अब अगर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था बनी, पैसा भी चाहिए, तो क्या बच्चों इन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की हो सकती है। एक तो दे आर रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, अनुदान द्वारा, राज्य द्वारा अनुदान मिल रहा है, और दूसरा राज्य द्वारा अनुदान नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट रिसीविंग ग्रांट, इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो सवाल है किसको अल्पसंख्यक में शामिल किया जाए? उत्तर है दोनों। यानी बात ध्यान रखना, कोई शैक्षणिक संस्था इस आधार पे उसे ये कहना ठीक नहीं कि अल्पसंख्यक नहीं को सरकार से पैसा ले रही है। सरकार से पैसा लेना कोई आधार नहीं है, तो सरकार तो शैक्षणिक संस्था चलाती है। अब सरकार काम ही शिक्षा देना है, तो वही काम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, क्या बुरा है? सरकार के लिए अच्छी बात है। इसलिए बच्चों अनुदान बाकायदा सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हो चाहे प्राप्त नहीं हो, either they are receiving the grant or not receiving grant, doesn't, irrespective of that issue, they will be recognized as a private institution. तो वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाएंगे। तो ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब हो गया। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, अब इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिबेट आप डाल लो। अगर यही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है तो इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला डिबेट आप डाल लो। और हकीकत की बात तो यह है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है या नहीं है, ये क्राइटेरिया है। अब देखो टेक्निकली बड़ा माल फंसता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनी है। अब जो पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा बनेगी वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कैसी होगी? भाई माइनॉरिटी से स्थापित किया नहीं। दूसरा अल्पसंख्यक यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम तो संविधान के 7वीं अनुसूची, जहां पे संघ राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, संविधान की 7वीं अनुसूची में उसका नाम लिखा गया है, जिसमें कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एक्सीलेंस। उसमें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं उसका नाम दिया गया है, उसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कैसे कहा जाए? तो बच्चों अब यहां पे ध्यान देने की बात है। अब देखो, अगर विवाद का विषय ये है, लोग कहते हैं अरे भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीज तो डाला था सर सैयद अहमद खान ने, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसका जो फाउंडेशन डाला गया था वो था अहमद खान ने, यानी एंग्लो
मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। जैसे बीएचयू की जो नींव रखी थी एनी बेसेंट ने रखी थी। लेकिन जरा सोच के देखो, अभी हम मामला गड़बड़ा जाता है। बीएचयू की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी और उस समय अंग्रेज थी, अल्पसंख्यक थी। लेकिन बाद में बीएचयू का जो बीएचयू बना वो तो 1920 के पार्लियामेंट्री एक्ट से बना। ठीक वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव तो रखी थी अहमद खान ने, लेकिन जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बना इंस्टीट्यूशन, तो देखो टेक्निकली अगर कहा जाए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अप्लाई किया जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर अलीगढ़ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगी। लेकिन अगर हिस्टोरिकल आप कहोगे तो, क्योंकि बीएचयू का भी एग्जाम्पल बता दिया, अदरवाइज बीएचयू को भी आप कहते हैं भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि बीएचयू का जो पौधा था वो तो लगाया था एनी बेसेंट ने सेंट्रल स्कूल के रूप में। बाद में मालवीय जी ने इसको बीएचयू को रोक दिया था। तो अब यहां बच्चों विवाद का विषय बन जाता है। अगर किसी विषय पर हम विवाद करना चाहें फिर तो डिस्प्यूट बन ही जाता है। अब अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय की होगी। लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब अगर ये है तो सवाल है कि फायदा क्या होता है, ये मारामारी चलती क्यों है, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा इन्हें। तो अब जरा देखें कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को लाभ क्या है। व्हाट इज एडवांटेज, व्हाट इज अ प्रॉफिट। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को फायदा मिलता क्या है, आखिर में कौन सा इन्हें फायदा मिलेगा, हम कैसे समझ लें कि ये फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को फायदा क्या मिलता है, पहला कि उन्हें अपने प्रबंध का अधिकार होता है। दे इंटाइटल टू मैनेज देयर ओन इंस्टीट्यूट, और उसके बाद अपने समुदाय के बच्चों का एडमिशन लेना। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के प्रवेश में प्राथमिकता। इवन दे कैन गेट द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू देयर ओन कम्युनिटी, और फिर टीचर से लेकर शिक्षक स्टाफ की भर्ती अपने समुदाय से वो कर सकते हैं। इसका मतलब है अल्पसंख्यक, इसका मतलब है कि जो ओबीसी या बाकी लोगों का जो रिजर्वेशन होता है दैट इज नॉट अप्लाइड इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। आपको बात याद होगी आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में मैंने आपको बताया था, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में जो रिजर्वेशन होता है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं होता, क्योंकि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का ही आरक्षण है। रिजर्वेशन इज नॉट अप्लाइड, आरक्षण लागू नहीं होता। रिजर्वेशन इज नॉट अप्लाइड फॉर द पीपल बिलोंग टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहां अपने शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण होते हैं। ये बात बड़े ध्यान में रखने की है, इसलिए कहा जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को यह स्वायत्ता मिलती है कि फीस तय करते, फीस वो अपने हिसाब से फीस भी तय कर सकते हैं। दे कैन डिटरमाइन देयर फी। ये फायदे होते हैं। इसका मतलब आज के डेट में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला रहता है तो वहां जो मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन ज्यादा होगा। अगर वो दर्जा खत्म हो जाएगा फिर वहां ओबीसी एससी एसटी सबको रिजर्वेशन आ जाएंगे। तो अगर इस आधार पर देखा जाए, देखो दोस्तों, आज भी मुस्लिम कम्युनिटी में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, और कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि उसको कैटर कर रहा है। अभी भी आप देखोगे सच्चर कमेटी की बाकायदा रिपोर्ट है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन हायर एजुकेशन इज वेरी निग्लिजिबल। भाई भारत की उच्च संस्थाओं मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और ऐसा क्योंकि बच्चों जब तक हम पूरे देश को पढ़ाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, अरे पढ़ेगा नहीं भारत तो बढ़ेगा कैसे आगे भारत दोस्तों। इसलिए एजुकेशन तो रेवोल्यूशन है।
जब तक आप समाज को, एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट, हम समाज को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उसी को हम आगे बढ़ा के देखेंगे। इसलिए सच मानो, अगर ऐसी संस्थाओं को, भाई ठीक है और बाकी संस्था बना दो आप, तो अब कुछ लोग जो अब इसके कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्या कहेंगे, नहीं। अब इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि मामला बड़ा पॉलिटिकल है, क्योंकि आप याद रखो, और कई बार ऐसा होता है कि जिन शैक्षणिक संस्थाओं में सत्ताधारी दल का विरोध किया जाता है, कई बार उन शैक्षणिक संस्थाओं के पीछे सत्ताधारी दल भी पड़ता है। और अब देखो दोस्तों, हमारे यहाँ बड़ा विडंबना ये हो गई कि शैक्षणिक संस्थाओं का पॉलिटिकल यूज हो गया, उसका सबसे ज्यादा घाटा छात्रों को हुआ। मेरे भाई गरीब बच्चा आया हुआ है, पढ़ने आया हुआ है, उसका अरे पहले अपना कंडीशन ठीक हो तब तो पार्टी और विचारधारा में जाएंगे। अपने पास अठन्नी नहीं है, पार्टी विचारधारा लेके दौड़ रहे हैं, बात नहीं बनेगी। इसे इतने फायदे होते हैं। और ये आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको? ये बात कही टीएमए पाई फाउंडेशन वाद ने, तो फिर वही केस है। तो टीएमए पाई फाउंडेशन वाद ने बात कही, इसलिए बच्चों उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को पूर्ण ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन तो आपको क्या राज्य का कंट्रोल नहीं होगा? तो होगा बच्चों, हमारे यहाँ कोई एब्सोल्यूट राइट तो होता ही नहीं। तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य का नियंत्रण कैसे होगा? स्टेट कंट्रोल होगा। और राज्य का नियंत्रण कैसे होगा? जरा देखो कैसे, क्योंकि एकेडमिक सेशन का निर्धारण, अकादमिक सत्र, एकेडमिक सेशन का मतलब है कि सेशन जुलाई से होगा, जनवरी से होगा, ये संस्था नहीं करेगी। अकादमिक सत्र का कौन करेगा? यूजीसी। यहां राज्य का मतलब क्या है? यूजीसी, सीबीएसई। अब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसे ये नहीं कहेगी कि भैया सरकार कह रही सेशन जुलाई से चले तो हम तो अगस्त से चलाएंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, नहीं चलेगा। और दूसरी बात है शैक्षणिक गुणवत्ता, एकेडमिक क्वालिटी। अब ये नहीं कि टीचर, अगर उनको टीचर का भर्ती करने का अधिकार है तो वो आलतू फालतू टीचर को रिक्रूट कर देंगे, दैट इज नॉट अलाउड। भाई टीचर को एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी तो अलाउड होंगे वो टीचर एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ भी कंट्रोल होगा। और शैक्षणिक संस्थाएं ये कोई व्यावसायिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए एडमिशन आप अपने समुदाय को दीजिए, फिर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने समुदाय के देने के नाम पर कुछ लोगों को दिए जा रहे हो, अपने समुदाय के अमीर लोगों को दिए जा रहे हो। कई बार बड़ी हैरानी होती है ऐसी, भाई टीचर हैं, टीचर भी अल्पसंख्यक है, अपने बच्चों को एडमिशन दे दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये व्यावसायिक संस्थाएं नहीं है, इसलिए डोनेशन नहीं लिया जा सकता, डोनेशन नहीं लिया जाएगा। दे कांट डिमांड फॉर डोनेशन। और एडमिशन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। देयर शैल बी ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिशन। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, इतना राज्य का नियंत्रण रहेगा। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर भी ऐसे का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा बच्चों, राज्य कंट्रोल रहेगा। इसलिए आप देखोगे, और हमारे इसी का परिणाम में जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को राइट है। अब आप कहोगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, तो अधिकार भी है उन्हें, राज्य कंट्रोल भी रहेगा, इसलिए बीच बीच का रास्ता राज्य का निकलता है। अब जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आती है, तो पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजीज बासा केस में कह रखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। बाद में 1980 में पार्लियामेंट ने इसे चेंज कर दिया, तो अभी फिर मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है। अब उच्चतम न्यायालय की मर्जी इसमें क्या कहे, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स की बात ये कही गई है। अब कर देना, माइनॉरिटी राइट्स की बात कही गई है। अब देखो बच्चों, इसी बात को आप आर्टिकल में देख लोगे तो आर्टिकल में इस तरीके से लिखा गया है 2930। अब देखोगे ये बात है 29। इसका मतलब 29 में कई बात कही है। और नीचे वाली बात क्यों लिखी गई है? क्योंकि भाई आप याद रखो, अपनी संस्कृति का संरक्षण करोगे, लेकिन किसी भी राज्य द्वारा, जो राज्य द्वारा पोषित है, या उसमें इन आधारों पर भेदभाव, जाति भाषा आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
इसका मतलब है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होगी, बाकी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। और जब आर्टिकल 30 की बात करते हैं, अब देखोगे लास्ट में यहाँ लिख दिया गया है कि राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में किसी शैक्षणिक संस्था भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे किसी की हो। ये बात मैंने बताई दी आपको। यानी शैक्षिक मिलने से, डोनेशन का मतलब बच्चों होता है, डोनेशन का मतलब क्या होता है? घूस एक तरीके, मान लो पैसा देकर एडमिशन लेना डोनेशन है, पैसा देकर एडमिशन लेना डोनेशन है। ये बात आर्टिकल 30 जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बात यहाँ लिखी हुई है। अब इसमें जो ये वाला खंड है, ये थोड़ा सा इंदिरा गांधी ने आर्टिकल ये 25th अमेंडमेंट से जोड़ दिया था, जिसमें ये लिख दिया गया था कि अगर हम किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक समुदाय की जमीन ले लेंगे, उस पर हम मुआवजा देंगे, उस पर हम मुआवजा देंगे। अब बच्चों ये सवाल पूछ लो, अनुदान, चंदा, डोनेशन। अरे मेरे बच्चों देखो, डोनेशन का सीधा मतलब क्या होता है? अनुदान का मतलब ये है जो आपको कहीं दिया जाए किसी अच्छे काम के लिए, और चंदा मतलब है कि चंदा का मतलब होता है भाई ठीक है चंदा दे दिया हमने, लेकिन डोनेशन का मतलब होता है जो खास तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं में दिया जाता है, वो डोनेशन कहलाता है। इन संस्थाओं को स्टेट लेवल माइनॉरिटी अकॉर्डिंग संचालन कर सकते हैं। हमने फिर कहा बच्चों, इन संस्थाओं को भाषाई को स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी भाषाई आधार होता है, और लीगल माइनॉरिटी में नहीं है तो माइनॉरिटी रिजर्वेशन क्यों मिलता रहा है सर? अरे मेरे बच्चों शाहबाज, ये देखो अभी तो 1980 पार्लियामेंट्री एक्ट में बाकायदा माइनॉरिटी है। अब उच्चतम न्यायालय में डिबेट चला हुआ है, अब उच्चतम न्यायालय में एक फैसला है, और उच्चतम न्यायालय में जो फैसला दिया जाएगा उसके आधार पर चलेगा। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा आप आपके, अरे कितनी बार बुक रखोगे बच्चों? कितनी बार मैंने बता दिया है बुक के बारे में। तो चंदा अपने से देते हैं, हाँ सही बात है, सही बात है। राज्य किसी को अनुदान दे सकता है? हाँ, राज्य सबको अनुदान देगा। अरे मेरे बच्चों देखो, अधिक से, अब देखो लिखवाने वाली बात, हम जैसे ऑनलाइन क्लास आएगी हम सब लोग लिखवा देंगे, ऑफलाइन क्लास आएगी लिखवा देंगे बच्चों। आप जल्दी बस इसी बच्चे अरे बच्चे में तुम क्या कहाँ पढ़ा चुके? अरे तुम पढ़ो यार अच्छे से। ऑफलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चों, चिंता मत करो। अच्छा, जब ऑप्शनल क्लास स्टार्ट होगी आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अच्छा, ऑन क्लास सर अल्पसंख्यक कौन है? अरे जो संख्या में कम है वही अल्पसंख्यक है। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा क्लास, अरे मेरे बच्चों नोट्स बन जाएगा, चिंता साहब नोट्स आपको मिल जाएगा, सुन तो लो बस खाली अच्छे से। और देखो मजबूरी में ऑनलाइन क्लास चला रहे, ऑफलाइन चली रही थी, बस आपका समय खराब ना हो इसलिए देखो संस्थान ने ऐसा किया। नहीं आप क्लास बंद होती तो भी आपके लिए ठीक नहीं है, समय लगता। तो ये बड़ी बेसिक बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। एक बार आप नोट्स आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना, सब चीज लिखा है मेरे बच्चों। क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की अनुमति है? अरे भाई आरक्षण की है मेरे बच्चों, उनके समुदाय की। अब कोई ईसाई समुदाय ने रखा है तो ईसाई समुदाय करेगा, मुस्लिम तो मुस्लिम करेगा। किसी का औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था क्या है? अरे मेरे बच्चों मतलब कॉलोनियल पॉलिटी, मतलब अंग्रेजों के जमाने के जो सिस्टम है, अंग्रेजों के जमाने के प्रावधान है उसको स्वीकार करना, यह औपनिवेशिक व्यवस्था। अगर किसी में क्यों सरकार चलाती है माइनॉरिटी? अरे हाँ, कई बार स्थापित होता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसका प्रबंध सरकार भी कर सकती है, ऐसा होता है। वेतन क्या मिला है सर? वेतन क्यों मिला है सर? वेतन क्यों नहीं मिल रहे पा रहा हूँ? सारे राइट्स एक जैसे लग रहे हैं? अरे नहीं बच्चे, सारे राइट्स एक जैसे नहीं लग रहे हैं। अरे मेरे बच्चों अब देखो कुछ कुछ तो संबंध भी होता है, लेकिन अंतर तो क्लियर कट है। भाई जीवन का अधिकार है, बोलने का अधिकार बोलने वाला अधिकार है। अरे बच्चों ऑनलाइन क्लास में उदासी वाली बात नहीं। अब जानते हो टीचर गड़ेरिया की तरह होता है, जब तक भीड़ नहीं दिखता तो खुश नहीं होता। तो ऑनलाइन क्लास में भीड़ दिखती नहीं तो खुश नहीं होता टीचर, तो हम तो गड़ेरिया हैं दोस्तों। अब इसलिए प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन क्लास में यार बच्चे दिखते नहीं, फिर
थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है। इसने पूछा राष्ट्रीय स्तर पर गिनती करने उचित है। अब देखो विवाद का विषय चलता रहता है। अब हाँ, ये बात ठीक है। सब हम अरे क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 बस ये है बच्चों। अब मान लो देखो शैक्षणिक संस्था में कोई प्रवेश होगा तो शैक्षणिक संस्था में प्रवेश बाकायदा धर्म, जाति, प्रजाति जैसे आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 ये कहा गया है भाई अल्पसंख्यक को अधिकार होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव करेंगे। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में गैर अल्पसंख्यकों को एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात याद रखना। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 में जो बात कही गई है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में गैर अल्पसंख्यकों को एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। हाँ, लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हो, लिंग के आधार पे होगा। जैसे कि अब किसी लड़की वाले कॉलेज में लड़का नहीं पढ़ सकता, लड़के वाले कॉलेज में लड़की नहीं पढ़ सकती। तो ठीक है बच्चों, आज नोट्स बोल दीजिए। अरे हम बना देंगे। किसी 25 से 28 के रिस्ट्रिक्शन बता। अरे जतिन, मैंने बता तो दिया था यार। अच्छा, या लोक व्यवस्था है 25 से 28 का रिस्ट्रिक्शन क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उसके बाद फिर धर्म से संबंधित वित्तीय, आर्थिक मामले और मंदिर में प्रवेश का अधिकार। इसी बच्चों न्यूज़पेपर। अरे मेरे बच्चों, न्यूज़पेपर नहीं, पहले आप पढ़ना सीखो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बेसिक बात पढ़ो, नहीं तो न्यूज़पेपर में उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, न्यूज़पेपर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बच्चों टीएमए पाई फाउंडेशनवाद बच्चे ने पूछा है। अरे मेरे जो टीएमए पाई फाउंडेशनवाद क्या है? इस सिक्किम जो मणिपाल यूनिवर्सिटी का पूरा एसोसिएशन है, उसी इंस्टीट्यूट ने बाकायदा ये जो फाउंडेशन दायर किया था अपने अधिकार के लिए, वो टीएमए पाई फाउंडेशनवाद कहलाया। किसी बच्चे ने पूछा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में। अरे बच्चों, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का मतलब ये है ऐसा इंस्टीट्यूट जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित हो। मैनेजमेंट वादा करके तो देती है कि आकर काल में बोल देती है कि 1 वीक में मिल जाएगा ना। अरे एकदम मिल जाएगा, चिंता मत करो बच्चों, तो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा बच्चों, सबको बता दिया जाएगा। ठीक। मूल अधिकार और प्रस्तावना में टकराव हो तो इसे अब मूल अधिकार को माना जाएगा बच्चों, मूल अधिकार, क्योंकि वाद योग्य है। इंग्लिश कैसे सीखे? अरे मेरे बच्चों, इंग्लिश का सीख, न्यूज़पेपर पढ़ के वगैरह का सीख लेना इंग्लिश। त्रिस्तरीय सरकार क्या है? पंचायती राज में बता देंगे बच्चे। 3 पावे की सरकार, 3 पिलर की सरकार, ये त्रिस्तरीय सरकार है जो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखेंगे। कल संपत्ति का अधिकार देखेंगे। तो और जैसा होगा, हो सकता है अगर ऑफलाइन वाली क्लास खुल जाएगी ऑफलाइन हो जाएगा, नहीं फिर ऑनलाइन एक दो दिन की बात है बच्चों, जल्दी चिंता मत करो। ठीक है, थैंक यू।